हे गाइस, सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है YED के एडिटोरियल क्लास में, जहां पे आप द हिंदू के आर्टिकल्स मेरे साथ पढ़ते हो, ग्रामर और वोकैबुलरी को इंक्लूड करके एक खास अंदाज के अंदर पढ़ेंगे। आज सुबह का सेकंड एडिटोरियल लेने वाले हैं, मर्डर इन द कॉन्वेंट। एक नई थीम के ऊपर बेस्ड है, क्राइम थीम के ऊपर, है ना। 30 साल पुराने एक मर्डर केस के ऊपर बेस्ड है। अच्छा लिखा हुआ है, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको पढ़ के। अब जो आपने ग्रामर और वोकैब मेरे साथ सीखने वाले हो वो आप अप्लाई करेंगे वीडियो के लास्ट में इस क्विज के ऊपर। पहले भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो के लास्ट में मैं लाइव करवाऊंगा। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, सभी रूल्स को सीखना और वीडियो के लास्ट में उन रूल्स को अप्लाई करना इस क्विज के ऊपर। चलिए शुरू करने वाले हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आइए कुछ नया सीखते हैं। आज अपने सीखेंगे स्टार्टर्स और कनेक्टर्स, है ना। इसी वीडियो के दौरान ध्यान से देखना। कह रहा मर्डर इन द कॉन्वेंट। मर्डर हो गया है, एक हत्या हो गई है कॉन्वेंट के अंदर। अब ये कॉन्वेंट क्या चीज़ है भाई? कॉन्वेंट स्कूल सुना होगा ना आपने, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते हैं, कॉन्वेंट स्कूल्स। ये कॉन्वेंट वर्ड बना है एक रिलीजियस स्कूल से। अगर आप ईसाई स्कूलों में जाएंगे, जहाँ पे ईसाई जो है ना कल्चर होता है, जहाँ पे उनकी प्रेयर भी ईसाई जो है तरीके से होती है, तो उस स्कूल को अपने बोलेंगे कॉन्वेंट स्कूल। जहाँ पे स्कूल का जो हेडमास्टर होगा वो भी एक ईसाई प्रीस्ट होगा, है ना। तो अ रिलीजियस स्कूल इज कॉल्ड अ कॉन्वेंट। तो एक मर्डर हुआ था एक कॉन्वेंट स्कूल में, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में। कॉन्वेंट का एक और सिनोनिम अपने पास मोनेस्ट्री। बहुत स्कूलों के अंदर नाम के अंदर मोनेस्ट्री लिखा भी होगा, है ना। मोनेस्ट्री का मतलब यही होता है एक रिलीजियस स्कूल। अच्छा, बात किसकी हो रही है? ऑन सिस्टर अभया मर्डर केस। बात हो रही है सिस्टर अभया के मर्डर केस की। चलिए इसके टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं, क्या कहना चाह रहा है। कह रहे जस्टिस लुक्ड अनलाइकली इन द अभया केस एंड द कॉन्विक्शंस कम एज अ रिलीफ। कह रहे जो जस्टिस था ना, जो न्याय था, वो बिल्कुल भी अनलाइकली था। वो हमें दिखाई देता था एकदम जो है ना इम्पॉसिबल जैसा। अनलाइकली मतलब जो चीज़ प्रोबेबल ना हो, बिलीवेबल ना हो या पॉसिबल ना हो। तो जस्टिस को देख के लगता था कभी आएगा नहीं इस केस में, इस अभया केस के अंदर। और जो कन्विक्शंस आई है ना, फिर भी इस केस के अंदर कुछ लोगों को कसूरवार जो ठहराया गया है, कॉन्विक्ट जो किया गया है, वो भी आया है एक रिलीफ के जैसे, एक बड़ी राहत के जैसे। तो सबको लगता था इस केस का कुछ नहीं होने वाला। 30 साल हो गए, लेकिन न्याय में देरी जरूर होती है। 30 साल के बाद भी कन्विक्शंस हुए हैं जिन्होंने इस मर्डर को अंजाम दिया था। समझ गए सेंटेंस को? सब्जेक्ट वो आप देख रहे हो, एक्वा ब्लू और पिंक कलर में मार्क्ड है। जस्टिस इसकी वर्ब लुक्ड, कॉन्विक्शंस इसकी वर्ब कम, आगे वर्डिट इसकी वर्ब देखोगे मार्क्स। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए सब्जेक्ट वर्ब पकड़ते ही सेंटेंस आपका हो जाता है, क्या हो जाता है? गुलाम, है ना। चलो एक समरी मैं आपको दे देता हूँ, पता लगे किस बारे में लिखा हुआ है। एक लड़की थी 21 साल की, त्रिवेंद्रम में 90s के अंदर, आज से 30 साल पहले एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी। त्रिवेंद्रम समझ गए ना, तिरुवनंतपुरम केरला में। तो 30 साल पहले इसका मर्डर हो गया। 21 ईयर ओल्ड लड़की है। इसका एक ही अभी किथन किन है, एक ही रिश्तेदार है, इसका भाई। 30 साल पहले लगा कि ये एक सुसाइड का मामला है, लेकिन 30 साल की इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि सुसाइड नहीं है। वहीं उस कॉन्वेंट स्कूल के जो प्रीस्ट हैं, जो पुजारी हैं, है ना, थॉमस कुटूर, उन्होंने उसको मारा था। तो अल्टीमेटली 30 साल बाद हमें जस्टिस मिला है इस लड़की के भाई को। हमारा एडिटोरियल यही कह रहा है, देरी जरूर हुई लेकिन कॉन्विक्शंस जो आई हैं एज अ रिलीफ आई हैं। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था, इसका रिजल्ट आने जैसा था ही नहीं। तो कह रहा है बहुत अच्छी बात है, फाइनली आया तो सही। बस ये इसकी समरी है आज की, है ना। टोन है इसकी अ साई ऑफ रिलीफ। टोन में आपको रिलीफ दिखेगा, आराम दिखेगा, टोन के अंदर आपको थोड़ी राहत दिखेगी, है ना। तो राहत भरी टोन है इसकी आज के एडिटोरियल की। शुरू करेंगे। द वर्डिक्ट ऑफ अ स्पेशल CBI कोर्ट इन तिरुवनंतपुरम sentencing to life a former Catholic vicar Thomas Couture and a nun Sister Safi upon finding them guilty of murdering a 21-year-old novitiate Abhaya at a convent in Kottayam marks a welcome outcome to a long and tortuous investigation and prosecution process। देखो सेंटेंस लंबे आए हैं पर बहुत ही सिंपल सेंटेंस है इस एडिटोरियल के, आप ध्यान से देखना। कह रहे जो वर्डिट आया ना, वर्डिट मतलब कोर्ट का फैसला, जो न्याय का फैसला आया कोर्ट का, और किसका? स्पेशल CBI कोर्ट का। और कहाँ पे? त्रिवेंद्रम में, तिरुवनंतपुरम में। अच्छा, कौन सा फैसला है? सेंटेंस टू लाइफ करने वाला, वो वाला फैसला जिसमें उम्र कैद दी गई है। और किसको? एक पुराने कैथोलिक विकार को,
विकर मतलब प्रीस्ट है ना, पुजारी, एक पुराने ईसाई पुजारी को जिसका नाम है थॉमस कुटूर। तो 30 साल में अब ये पुजारी रहा नहीं, मतलब रिटायर हो गया है ना। और एक नन को, सिस्टर सैफी को। अच्छा, क्यों दी गई? इसको फाइंड करने के बाद, अपॉन फाइंडिंग है ना, ऐसा होने के बाद वो क्या कि वो गिल्टी हैं मर्डर करने के 21 साल की एक लड़की नोविशिएट को। नोविशिएट का मतलब होता है एक ऐसी लड़की जो कॉन्वेंट स्कूल में आई है एज ए नोविस, वहाँ पे पढ़ाई कर रही है, अभी तक वो कोई पुजारी वुजारी बनी नहीं है ना। उसकी इच्छा होगी बनने की पर वो बनी नहीं थी, तो वो नोविशिएट थी, एक पीरियड को सर्व कर रही थी जिसमें वो नोविस थी। तो कह रहा मर्डर करने का इस 21 साल की नोविशिएट को है ना, जिसका नाम था अभया, और एक कॉन्वेंट में कोटेम नाम के शहर में। कह रहा ये मार्क करता है एक वेलकम आउटकम को, ये जस्टिस, यही वाला जस्टिस एक सिग्निफाई करता है बहुत ही अच्छे नतीजे को। और किसके नतीजे को? एक बहुत ही लंबी और टॉर्चरस इन्वेस्टिगेशन के, लंबी और कॉम्प्लिकेटेड जांच के और प्रोसिक्यूशन प्रोसेस के, उस प्रोसेस के जिसके अंदर न्याय दिलाया जाता है, प्रोसिक्यूट किया जाता है अपराधियों को। सेंटेंस लंबा है ना, रिपीट कर देता हूँ 10 सेकंड में, लोड मत लो, बस इसको आपको पीस बाय पीस पढ़ना है ना। जो वर्डिट है स्पेशल सीबीआई कोर्ट का त्रिवेंद्रम में, जो जीवन कैद की सज़ा देने वाला है, एक पुराने कैथोलिक विकर को, एक पुराने कैथोलिक प्रीस्ट को जिसका नाम है थॉमस, और उसकी एक नन को जिसका नाम है सिस्टर सैफी। और ये दिया गया है फाइंड करने पे उनको गिल्टी मारने का 21 साल की एक लड़की नोविशिएट को जिसका नाम था अभया, एक कॉन्वेंट में कोटेम के अंदर। ये सिग्निफाई करता है, इंडिकेट करता है एक बहुत ही अच्छे नतीजे को, बड़ी ही लंबी और कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टिगेशन के और प्रोसिक्यूशन प्रोसेस के। तो कह रहे बड़ी अच्छी बात है, आखिरकार इसका रिजल्ट आया तो सही। समझ गए सेंटेंस को? देखने वाली चीज़ वर्डिट की वर्ब है मार्क्स, इसीलिए इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट वर्ब पकड़ना। अगर इन दोनों को आप नहीं मिला पाए ना, थॉमस कुतूर को मार्क्स की वर्ब बना रहे हो या मार्क्स को इसका सब्जेक्ट बना रहे हो, उल्टा सीधा आपका दिमाग चलेगा। इसलिए सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ने की कोशिश करें। अब वर्ड्स देखेंगे सारे के सारे। आउटकम जानते हैं, रिजल्ट, इम्प्लीकेशन, रेमिफिकेशन, किसी चीज़ का नतीजा है ना, आउटकम। टॉर्चर्स होता है ऐसी चीज़ जो गोल मटोलो, कैसी, घूमी हुई, मतलब कॉम्प्लिकेटेड। स्ट्रेट फॉरवर्ड नाउ, टॉर्चर्स इन्वेस्टिगेशन है ना, तो ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जिसमें बहुत सारे मोड़ आए, हर साल हमें कुछ नया मालूम चला। तो कॉम्प्लिकेटेड बोल सकते हैं। एक और वर्ड अपने पास कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड है ना, घुमावदार, कॉन्वोल्यूटेड। विकर मैंने आपको बता दिया, एक कैथोलिक प्रीस्ट को बोलते हैं। इसके लिए अपने पास एक बहुत अच्छा वर्ड है पैस्टर, पैस्टर। और एक क्लर्जी वर्ड भी आपने बहुत बार सुना होगा, ईसाई पंडित के लिए क्लर्जी या पैस्टर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा इट स्पेल्स, ये वर्ड समझ गए ना, नोविशिएट। नोविशिएट वो लड़की होती है, वो लड़का होता है जो अभी भी सीख रहा है ना, रिलीजियस पढ़ाई को कर रहा है, पूरा भी जो है वो सीख करके बना नहीं है जो बनना चाहता है। कह रहा इट स्पेल्स अ मॉडिगम ऑफ रिलीफ टू द लोन सर्वाइविंग किन ऑफ अभया, हर ब्रदर, एंड टू दोज हु केप्ट एन अनफ्लिंचिंग फेथ इन द जस्टिस सिस्टम। कह रहे ये स्पेल करता है एक मॉडिगम ऑफ रिलीफ को। रिलीफ मतलब राहत, मॉडिगम मतलब थोड़ा सा, स्पेल करना मतलब सिग्निफाई करना, इंडिकेट करना। ये जो ऊपर जस्टिस आया ये इंडिकेट करता है, स्पेल करता है एक थोड़ी सी राहत को, मॉडिगम ऑफ रिलीफ को। किसके लिए भाई? अकेले सरवाइव करने वाले किन के लिए? अभया के, अभया नाम की लड़की के अकेले बचे हुए एक रिश्तेदार के लिए। कौन बचा उसका अकेला रिश्तेदार? हर ब्रदर, उसका भाई। अच्छा, और किसको करता है? और उन सभी को जिन्होंने बनाए रखा, जिन्होंने कीप किया अनफ्लिंचिंग फेथ को, ना डगमगाने वाले विश्वास को जस्टिस सिस्टम में, जो है न्याय व्यवस्था में। तो कह रहे इन दोनों ही लोगों के लिए, दोनों टाइप के लोगों के लिए, एक तो अभया के भाई के लिए जो अकेला रिश्तेदार बचा है इसका, इस लड़की का, दूसरा उन लोगों के लिए जिनको न्याय में पूरा भरोसा था। एक मॉडिकम ऑफ रिलीफ, एक थोड़ी सी राहत को स्पेल करता है। समझ गए? इट की वर्ब है स्पेल्स, हु की वर्ब है केप्ट। कुछ वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले आप एक चीज़ सुने है ना, एक क्वेश्चन सुने और इसका रिप्लाई आपको ही करना है। मैं कई बार करवा चुका हूँ इसको, इसलिए आज नहीं लेने वाला हूँ। यहाँ पे देम या दे क्यों नहीं लगा, दोज ही क्यों लगा? एंड टू देम भी तो लिख सकते थे ना, एंड टू देम भी तो लिख सकते थे, फिर भी दोज हमने लगाया। इसके पीछे ग्रामर रूल है, कई बार मैंने आपको करवाया। सब लोग अपनी नोटबुक निकालो, बाकी के वर्ड्स मैं बताता हूँ, इस रूल को आप याद करो, है ना। चलो, मॉडिकम मतलब थोड़ा सा, स्मॉल अमाउंट, बिट बोलते हैं, फ्रैगमेंट बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैगमेंट और फ्रैक्शन मॉडिकम के दोनों अच्छे सिनोनिम्स है ना, थोड़ी सी अमाउंट। अनफ्लिंचिंग हर वो चीज़ है जो फ्लिंच ना करे। फ्लिंच का मतलब पीछे हटना, अनफ्लिंच मतलब पीछे ना हटे, एकदम डिटर्मिन्ड हो, प्रतिज्ञा लेके खड़ी हो, कसम खा के।
अनवेवरिंग हो वो भी यही होता है, स्टॉन्च भी यही होता है पक्का, स्टेडफास्ट भी यही होता है एकदम हटी, है ना, जो बिल्कुल ढीठ होकर खड़ा हो, स्टेडफास्ट। तो ऐसा ही फेथ था इन लोगों का जस्टिस सिस्टम के अंदर। अनफ्लिंचिंग के सिनोनिम्स हैं। किन, किन मतलब रिश्तेदार। एक इडियम बनती है किथ एंड किन। किथ का मतलब होता है फ्रेंड्स, तो किथ एंड किन का मतलब है फ्रेंड्स एंड फैमिली, समझ गए ना। किथ एंड किन का मतलब है आपके घर वाले और आपके दोस्त, सब कहलाएंगे किथ एंड किन। इडियम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मुझे बताना जिनको याद हो कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे देम क्यों नहीं लगा, दोस्त क्यों लगाया। करे इट वॉज इन 1992 दैट S.R. अभया, अ प्री डिग्री स्टूडेंट, वॉज फाउंड डेड इन अ वेल एट द सेंट पिक्सस एक्स कॉन्वेंट हॉस्टल वेयर शी वॉज एन इनमेट। कह रहे ये 1992 में हुआ कि ये जो अभया नाम की लड़की थी, ये SR क्या है ये मुझे पता नहीं है, कुछ ईसाई टर्मिनोलॉजी है ना, कॉन्वेंट स्कूल्स की। तो कह रहे 1992 में ये हुआ जब ये अभया थी, शायद सिस्टर अभया ही बोल रहा है ना, शायद सिस्टर अभया जो थी ये एक प्री डिग्री स्टूडेंट थी, अभी इनकी डिग्री बाकी थी। कह रहा है ये मिली थी डेड, है ना, इनको जो पाया गया था डेड, और कहाँ पे, एक कुएं में, वेल मतलब कुआं, और कहाँ पे, इस स्कूल के हॉस्टल में जहाँ पे वो एक इनमेट थी, जहाँ पे जिस हॉस्टल में वो रहा करती थी। तो 1992 में इनकी डेड बॉडी मिली थी एक कुएं के अंदर सुबह के अंदर, समझ गए। इनमेट वर्ड के दो मीनिंग होते हैं, एक स्टूडेंट या एक कैदी। जहाँ भी आप इस वर्ड को देखें तो समझ जाना किसी विद्यार्थी की बात हो रही है या किसी जो है कैदी की बात हो रही है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे प्रिजनर की बात नहीं हो रही, अभया जो थी एक स्टूडेंट थी, है ना। कह रहे द पुलिस एंड क्राइम ब्रांच हरीडली कंक्लूडेड इट एज अ केस ऑफ सुसाइड। कह रहे पुलिस और क्राइम ब्रांच ने जल्दबाजी में कंक्लूड कर दिया इसको एक सुसाइड केस की तरह। उसी वक्त इन्होंने हाथ की हाथ बोल दिया कि ये एक सुसाइड का केस है, अभया ने कुएं में कूद के जान दी है। हरीडली मतलब जल्दबाजी में, हरी करते हुए, इसको हेस्टिली भी बोल सकते हैं और क्विकली भी बोल सकते हैं, है ना, एडवर्ब्स हैं तीनों की तीनों। कह रहे बट अ पीपल्स एक्शन काउंसिल लेड बाय एक्टिविस्ट जेमन पुथेनपुराक्कल sought judicial intervention which resulted in CBI taking over the investigation in 1993। तो पुलिस ने तो शुरू में बोल दिया था कि सुसाइड है, लेकिन एक पीपल्स एक्शन काउंसिल नाम का एक ग्रुप जो है जिसकी अगुवाई कर रहे हैं ये एक्टिविस्ट, जिनका नाम है जमम पुथेनपुराक्कल, है ना। कह रहे इस काउंसिल ने सीख किया, सेकंड फॉर्म को यूज़ किया हमने सॉट, सीख की सेकंड फॉर्म सॉट। इस काउंसिल ने मांगा जुडिशियल इंटरवेंशन को, न्यायिक दखल अंदाजी को, जिसका रिजल्ट हुआ सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया इस इन्वेस्टिगेशन को 1993 में। तो इस काउंसिल के कहने की वजह से 93 के अंदर सीबीआई ने केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। समझ गए सेंटेंस को। टेक ओवर करना मतलब जिम्मेदारी लेना, किसी चीज़ का जिम्मा लेना, टेक ओवर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल है। कह रहे डिस्पाइट अ फोरेंसिक रिपोर्ट सजेस्टिंग the possibility of homicide, the CBI found itself up against a wall for want of material evidence that was originally collected by the police but later destroyed। कह रहे बावजूद फोरेंसिक रिपोर्ट के, डिस्पाइट मतलब बावजूद, बावजूद साइंटिफिक रिपोर्ट के जो सजेस्ट करती थी पॉसिबिलिटी को, संभावना को एक होमिसाइड की। होमिसाइड क्या होता है, मर्डर, है ना। कह रहे बावजूद फोरेंसिक रिपोर्ट के मर्डर की तरफ इशारा करने के, सीबीआई ने पाया अपने आप को अप अगेंस्ट अ वॉल। सीबीआई ने पाया अपने आप को एक बहुत ही खराब कंडीशन में। अप अगेंस्ट अ वॉल को मैं करवाऊंगा अभी, है ना, इसका मतलब होता है इन अ रियली बैड कंडीशन। तो सीबीआई ने अपनी दशा बहुत खराब पाई, और किस लिए, फॉर वांट ऑफ। फॉर वांट ऑफ का मतलब होता है विदाउट, है ना। कह रहे विदाउट मटेरियल एविडेंस, बिना मटेरियल एविडेंस के सीबीआई अपने आप को खराब दशा में पा रही थी। मटेरियल एविडेंस वो एविडेंस होगी जिसके अंदर कोई मटेरियल होगा, है ना, ऐसी एविडेंस जिसको आप दिखा सकते हो कोर्ट में, मटेरियल एविडेंस होगी। कह रहे वो मटेरियल एविडेंस जिसको ओरिजिनली कलेक्ट किया गया था पुलिस के द्वारा, लेकिन बाद में डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो कह रहे सीबीआई ने सब कुछ करवाया, फोरेंसिक रिपोर्ट भी करवाई, उसमें लगा भी कि ये एक मर्डर हो सकता है, लेकिन सीबीआई के पास कोई एविडेंस थी नहीं। तो सीबीआई अपने आप को बहुत ही बुरी कंडीशन में पा रही थी बिना एविडेंस के, और वो एविडेंस जिसको पुलिस ने कभी तो कलेक्ट किया था लेकिन 93 तक डिस्ट्रॉय कर चुकी थी। अब देखने वाली चीज़ें देखें। होमिसाइड का मतलब होता है मर्डर या मैन स्लॉटर, दोनों का मतलब है किसी आदमी की हत्या, है ना, होमिसाइड। अप अगेंस्ट अ वॉल मतलब इन अ बैड कंडीशन, जब आप दीवार के किनारे लगा दिए जाते हो, पीछे आप जा नहीं सकते, आगे आपको आने नहीं दिया जा रहा, तो आप कैसे हो, इन अ टाइट कॉर्नर हो या इन अ बैड कंडीशन हो। तो इसका अपने पास सिनोनिम भी है, इसीलिए इन अ टाइट कॉर्नर, ठीक है ना। ये एक ईडियम है, इसी ईडियम की सिनोनिम ईडियम है दूसरी ईडियम, ठीक है ना। इन अ टाइट कॉर्नर, ये अप अगेंस्ट अ वॉल एक ही बात है। अच्छा, फॉर वांट ऑफ मतलब इसका समझो विदाउट, है ना, फॉर वांट ऑफ मतलब विदाउट।
चलो अब इसमें देखने वाली चीज़ है डिस्पाइट नाम का वर्ड, बहुत बार आता है, आपको समझाता भी हूँ मैं। डिस्पाइट का मतलब है बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, नॉट विथ स्टैंडिंग और इंस्टेड ऑफ। इन तीनों में से डिस्पाइट का एक सिनोनिम नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, डिस्पाइट का सिनोनिम समझते हैं इन स्पाइट ऑफ, नॉट विथ स्टैंडिंग और इंस्टेड ऑफ। ये मैं ही करवाता हूँ आपको रोज, लेकिन इंस्टेड ऑफ को आपने अपने आप से जोड़ लिया कई लोगों ने, है ना। कमेंट्स में लिखते हैं सर इंस्टेड ऑफ नहीं आ सकता था क्या? नहीं आ सकता। डिस्पाइट का सिनोनिम है इन स्पाइट ऑफ और नॉट विथ स्टैंडिंग। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ का डिस्पाइट से कोई कनेक्शन नहीं है। मैं आपको भी कुछ एग्जांपल्स के जरिए करवाऊंगा कैसे दो सेंटेंसेस को ये तीनों जो प्रेपोजिशन जोड़ती हैं। डिस्पाइट अ वीक टीम वी वन द मैच, बावजूद एक कमज़ोर टीम के हमने मैच को जीता। ये डिस्पाइट का काम यही होता है, बावजूद इसके ऐसा हुआ। समझ गए ना? डिस्पाइट अ वीक टीम वी वन द मैच। इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे, इन स्पाइट ऑफ अ वीक टीम वी वन द मैच। तो डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं, लेकिन इन स्पाइट के बाद हमेशा ऑफ आएगा। अच्छा, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, नॉट विथ स्टैंडिंग अ वीक टीम वी वन द मैच। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब ये है बावजूद। अच्छा, नॉट विथ स्टैंडिंग जो है ना, इसकी पोजीशन चेंज भी हो सकती है। अ वीक टीम नॉट विथ स्टैंडिंग वी वन द मैच। समझ गए ना? शुरू में भी आ सकता है नॉट विथ स्टैंडिंग और यहाँ भी आ सकता है। दोनों तरीके से नॉट विथ स्टैंडिंग को आप यूज़ कर सकते हो। अब यूज़ करेंगे अपने इंस्टेड को। ये कैसे यूज़ होता है? इंस्टेड ऑफ लूजिंग वी वन द मैच विद वीक टीम। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है बजाय, बावजूद नहीं, बजाय। बजाय बजाय हारने के हम मैच जीत गए एक बहुत ही कमज़ोर टीम के साथ। कमज़ोर टीम के साथ हम मैच जीत गए हारने की बजाय। समझ गए ना? तो बजाय के लिए आप यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ। कभी कभी आप इंस्टेड के बाद में ऑफ नहीं देखेंगे, वो कब होगा? ऐसे, वी हैव नो कॉफ़ी टुडे, वुड यू लाइक अ टी इंस्टेड। हमारे पास आज कॉफ़ी नहीं है, क्या इसकी बजाय आप टी लेंगे? क्या उसकी बजाय आप चाय पियेंगे? समझ गए ना? तो यहाँ पे ऑफ इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ऑफ के बाद आप लगाने वाले क्या थे? ऑफ कॉफ़ी, इंस्टेड ऑफ कॉफ़ी, इंस्टेड ऑफ कॉफ़ी। अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले वाले क्लोज ने ऑलरेडी बता दिया है कि हम कॉफ़ी की बात कर चुके हैं। समझ गए ना? तो इस केस में हम क्या करते हैं? ऑफ कॉफ़ी निकाल के इंस्टेड लिख के छोड़ देते हैं। तो इसलिए कभी कभी आप इंस्टेड के बाद में ऑफ नहीं देखते। तो ये सब की सब कंजंक्शंस को देख लेना, आज के क्विज के अंदर यूज होंगी। ये सभी स्टार्टर्स और कनेक्टर्स की तरह यूज होती हैं, है ना। चलो देख लो ना, ये दोनों सेंटेंस को मिला दिया इसने, ये दोनों क्लोज को यहाँ भी मिला दिया, यहाँ भी इन दोनों क्लोज को मिला दिया इंस्टेड ने। तो ऐसे ये कनेक्ट करने का काम करती हैं दो क्लोजेस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे बिटवीन 1996 एंड 2005 इट अप्रोच्ड द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एर्नाकुलम थ्राइस विद क्लोजर पिटिशंस। कह रहे 95, 96 और 2005 के बीच इसी सीबीआई कोर्ट ने, जो अप अगेंस्ट द वॉल थी, इसने अप्रोच किया चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को एर्नाकुलम के 3 बार क्लोजर पिटिशन के साथ। क्लोजर पिटिशन क्या होती है? केस को बंद करने की याचिका। 3 बार कोर्ट, इस सीबीआई ने बोला कि केस को बंद कर देते हैं 96 से 2005 के बीच। अब देखो आगे हुआ क्या। कह रहे इन द फर्स्ट इट सेड द इन्वेस्टिगेशन वॉज इनकंक्लूसिव। तो 3 बार आया था ना, तो पहली बार सीबीआई ने बोला इन द फर्स्ट में, इस सीबीआई ने कहा कि केस जो है ना, इन्वेस्टिगेशन जो है ये इनकंक्लूसिव है, इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल के आ पा रहा है ना। इसको हम समझ नहीं पा रहे इसमें हुआ क्या है। ना तो इसमें मर्डर पता लग रहा है, ना इसमें सुसाइड का एंगल सामने आ रहा है। इनकंक्लूसिव के लिए अपने पास एक सिनोनिम है अप इन द एयर, एक इडियम है बहुत अच्छी, अप इन द एयर। तो पहली दफ़ा तो इसने बोला कि ये केस जो है अप इन द एयर है, इनकंक्लूसिव है। कह रहा इट वॉज कंक्लूडेड एज अ केस ऑफ मर्डर इन सेकेंड इंस्टेंस। दूसरी दफ़ा में इसको कंक्लूड किया गया एक केस ऑफ मर्डर की तरह, बट विदाउट एनी एविडेंस टू ट्रैक डाउन द कल्प्रिट्स। लेकिन बिना किसी एविडेंस के ट्रैक डाउन किया जाए अपराधियों को, कल्प्रिट्स को, रॉन्ग डूअर्स को। तो पहली बार में बोला इसमें कुछ पता नहीं लग रहा है, दूसरी बार में सीबीआई ने बोला ये मर्डर है लेकिन खूनी का हम पता लगा नहीं पा रहे हैं, और एंड इन द लास्ट तीसरी बार में द एजेंसी अगेन प्लेडेड हेल्पलेसनेस इन टेकिंग द केस टू द इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। कह रहे लेकिन तीसरी बार में इस एजेंसी ने फिर से एक बार प्लेड किया, फिर से एक बार रिक्वेस्ट की, अपनी मजबूरी की, हेल्पलेसनेस की, टेक करने में इस केस को एक सही कंक्लूजन तक, लॉजिकल कंक्लूजन तक। लेकिन तीनों बार में हुआ क्या? बट द कोर्ट वुड हैव नन ऑफ इट। लेकिन कोर्ट जो है नहीं रखती थी इनमें से एक भी। पहली बार भी कोर्ट ने बोला ले जाओ इस पिटीशन को, करो इस केस की इन्वेस्टिगेशन। दूसरी बार भी सेम, और तीसरी बार भी सेम जो है ना, कोर्ट ने इस पिटीशन को वापस लौटा दिया।
समझ गए ना। तो इसने बताया है तीनों बार में सीबीआई क्या क्या बहाना लेके कोर्ट के पास गई कि इस केस को हमें बंद करना है। अब इसमें देखने वाले वर्ड्स देखते हैं। हेल्पलेसनेस मतलब आपकी मजबूरी, इसको पावरलेसनेस भी बोल सकते हैं ना, आपका बस नहीं चल रहा है। प्लेड करना मतलब रिक्वेस्ट करना, और इसके लिए एक वर्ड है सॉलिसिट, जब आप किसी से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हो ना उसको कहते हैं सॉलिसिट करना। कल्प्रिट मतलब अपराधी, क्रिमिनल, रॉन्ग डूअर, इसके लिए एक वर्ड है मिसक्रेंट, 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 ठीक है ना। तो मिसक्रेंट भी वही होता है जो गलत काम करता है, शरारती आदमी, कल्प्रिट। ट्रैक डाउन मतलब किसी को जाके पकड़ना है ना, ढूंढ करके। इनकंक्लूसिव मतलब अप इन द एयर, जिसका कोई कंक्लूजन ना निकले, जिसका कोई अंत ना समझ में आए। आगे बढ़ेंगे, सिंपल सेंटेंसेस हैं। कह रहा है इन 2007 F.R. Couture, S.R. Sefi and F.R. Jose Puthrukaiyal, है ना, Puthrukaiyal, another priest, were subjected to necroanalysis, following which they were arrested a year later by Nand Kumar Nair, a SP of CBI, who has pursued the case ever since। कह रहे 2007 के अंदर ये कुटूर नाम का आदमी है ना, सिस्टर सैफी, और तीसरा होसे पुथरुकयाल, ये जोसे को होसे बोलते हैं, इसमें जे साइलेंट होता है ना। तो कह रहा होसे पुथरुकयाल, इन तीनों बंदों को ना, ये तीसरा आदमी था जो कि एक प्रीस्ट भी था है ना, एक क्लर्जी भी था। कह रहे इन तीनों बंदों को सब्जेक्ट किया गया, इन तीनों बंदों को नीचे रखा गया एक नेक्रोनालिसिस के, इन तीनों बंदों को एक नेक्रोनालिसिस से गुजारा गया है ना, नार्को से, नार्को। कह रहे जिसके बाद में फॉलोइंग विच उनको अरेस्ट किया गया 1 साल के बाद, और कैसे, नंद कुमार नायर के द्वारा, जो एसपी थे सीबीआई के, और जिन्होंने परस्यू किया है, जिन्होंने पीछा किया है इस केस को एवर सिंस, तभी से, है ना। तो नंद कुमार ने इन तीनों के पीछे पड़ गए और आज इन्होंने इस फैसले को करवाया, एसपी हैं इस सीबीआई के। समझ गए सेंटेंस को। तो नार्को एनालिसिस क्या होता है, जिसमें आपको एक नार्कोटिक ड्रग देख करके आपसे पूछा जाता है, आप झूठ तो बोल नहीं पाओगे है ना, तो एक इस तरह का एनालिसिस आपसे करवाया जाता है कि आप सच बोलो हुआ क्या था। सब्जेक्ट टू करना मतलब किसी चीज़ के अधीन रखना। इसको मैंने यूज़ करके दिखाया है 2 सेंटेंसेस में। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू होते हैं मार्केट रिस्क के, मार्केट रिस्क के हिसाब से म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, रिस्क ज़्यादा तो म्यूचुअल फंड्स भी आपके डूब सकते हैं। सब्जेक्ट टू का मतलब होता है किसी चीज़ के अंडर में होना। वैसे ही वॉज सब्जेक्टेड टू सीवियर टॉर्चर ड्यूरिंग हिज जेल टर्म, वो सब्जेक्ट टू था, वो अंडर था बहुत ही खराब टॉर्चर के अपनी जेल के वक्त के दौरान। तो सब्जेक्ट टू का मतलब है टॉर्चर से गुजर रहा था, सब्जेक्ट टू हो रहा था। इस तरह से ये सब्जेक्ट टू नाम का वर्ड यूज होता है। चलो आगे बढ़ेंगे, खबरी भी हम कर चुके हैं इसको। कह रहे बट द केरला हाई कोर्ट फाउंड गैपिंग होल्स इन सीबीआई's कंटेंशंस एंड सॉट टू मॉनिटर द केस फॉर अ ब्रीफ पीरियड। कह रहे लेकिन जो केरला हाई कोर्ट है ना, उसने पाया गैपिंग होल्स को, गैपिंग मतलब बड़े बड़े, केरला हाई कोर्ट ने पाया बड़े बड़े होल्स को, बड़े बड़े छेदों को सीबीआई के आर्गुमेंट्स में, सीबीआई की कंटेंशंस में। और इसी केरला हाई कोर्ट ने सीक किया, सेकंड फॉर्म सॉट, कि हम मॉनिटर करेंगे इस केस को एक थोड़े से ब्रीफ पीरियड के लिए। तो केरला हाई कोर्ट ने क्या पाया, सीबीआई जो बातें बोलती है ना, तीनों बार जो बोल के आई है, उसमें बड़े बड़े होल्स हैं, कभी कुछ बोला कभी कुछ बोला, बहुत सारी चीज़ें साफ नहीं है। तो हाई कोर्ट ने इन होल्स को पाया और साथ में बोला कि हम इन्वेस्टिगेशन को थोड़े टाइम के लिए मॉनिटर करने वाले हैं। हाई कोर्ट की 2 वर्ब्स हैं, फाउंड एंड सॉट। गेपिंग मतलब बहुत बड़ा, वाइड ओपन बोलते हैं या यॉर्निंग बोलते हैं ना, बहुत ही बड़ा होता है उसको बोलते हैं गेपिंग। कंटेंशियस मतलब स्टेटमेंट या आर्गुमेंट्स। कह रहे there also arose questions separately whether the narco analysis reports and the forensic report of Abhaya's swab examination had been tampered with। कह रहे साथ ही साथ ऐसे भी सवाल उठे, there also arose questions। there आप जानते हैं सेंटेंस इन्वर्जन करती है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले होती है ना। तो साथ ही साथ ऐसे सवाल भी उठे अलग से कि हाँ या ना, जो नार्को एनालिसिस रिपोर्ट है और जो फोरेंसिक रिपोर्ट है अभया के स्वैब एग्जामिनेशन की, अभया के गले की एग्जामिनेशन की है ना, स्वैब मतलब गले के अंदर से उसकी जो श्वास नली है ना, उसमें से जो एग्जामिनेशन हुआ है, कह रहा है उनको टेम्पर किया गया है या नहीं किया गया। टेम्पर करना मतलब छेड़छाड़ करना, किसी चीज़ को जो है ना बदल देना अपने हिसाब से। तो पूरा फिल्मी स्टोरी की जैसा चल रहा है ना, मर्डर हुआ, कोर्ट की एग्जामिनेशन हुई, सीबीआई भी बीच में घुस गई, एविडेंस के साथ में भी टेम्पर विद हुआ है ना। तो बस यही बताना चाह रहा है, इसमें बहुत सारे मोड आए। टेम्पर विद नाम की फ्रेजल वर्ब को देख लेना, छेड़छाड़ करना, किसी चीज़ के साथ अपने हिसाब से उसको बदल देना, टेम्पर विद करना। चलिए,
कह रहा while the CBI also arraigned some crime branch and police officer as accused, charging them with destroying vital evidence, they were exculpated citing lack of evidence। कह रहे जहां CBI ने साथ ही साथ अरेन किया, अरेन करने का मतलब क्या होता है, अक्यूज करना, आरोप लगाना। CBI ने इनको भी आरोप लगाया और किनको, कुछ क्राइम ब्रांच और पुलिस ऑफिसर्स को अभियुक्त बना करके, अक्यूज बना के, और कैसे चार्ज करते हुए उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत ही वाइटल, बहुत ही जरूरी एविडेंस को। तो CBI ने कई क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स को भी अभियुक्त बना दिया कि इन्होंने जानबूझ के अच्छी अच्छी एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया है। कह रहे लेकिन उनको एक्सकल्पेट किया गया, इन लोगों को छोड़ दिया गया साइड करते हुए, हवाला देते हुए लैक ऑफ एविडेंस का। तो CBI ने चाहा था कई पुलिस ऑफिसर्स को भी सजा मिले, लेकिन कोर्ट ने बोला कोई एविडेंस इनके खिलाफ नहीं है। अरेन वर्ड को नोट करें, किसी के ऊपर एक्यूजेशन लगाना, अक्यूज करना, साइड करना मतलब हवाला देना, एक्सकल्पेट। देखो एक इंग्लिश में वर्ड होता है कल्पेशन, है ना, या अब इसके लिए एक वर्ड होगा, आपने सुना होगा कल्पेबिलिटी। कल्प का मतलब होता है आपका दोष, है ना। एक्सकल्पेट मतलब दोष मुक्ति। अब आपका कल्प जो है वो एक्स हो गया है, अब आपको दोष से मुक्ति मिल गई है ना। इसके लिए अपने पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, बाइज्जत बरी करने के बहुत सारे वर्ड्स हैं। एक्विट करना, एग्जोनरेट करना, विंडिकेट करना और एब्जॉल्व करना, ये 4 वर्ड स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं, आपने सुने होंगे बहुत बार, एग्जाम्स में भी देखे होंगे। एक्विट, एक्सोनरेट, विंडिकेट और एब्जॉल्व, चारों का मतलब है किसी को बाइज्जत बरी करना। अब इससे जुड़ी हुई कुछ इडियम्स मैं आपको बताता हूं जो आप बहुत बार देखोगे। गेट ऑफ स्कॉट फ्री, बिना दाग धब्बे के गेट ऑफ होना, बिना दाग लगवाए बाइज्जत बरी होना, है ना, गेट ऑफ स्कॉट फ्री, ये इडियम है। बीट द रैप, रैप का मतलब है सजा, बीट मतलब किसी को हराना, सजा को हरा देना, मतलब आपको सजा नहीं हुई ना तो आपने बीट द रैप कर दिया, जो आपको हल्की सी सजा होनी थी वो भी सजा आपको नहीं मिलेगी अब। बीट द रैप। गेट अवे विद, ये भी मतलब वही है, बच निकलना, गेट अवे विद करना। तो ये सब के सब किसी को बाइज्जत बरी करने की इडियम्स और फ्रेजेज है जो इसके सिनोनिमस हैं। ध्यान करें इनको, इनका स्क्रीनशॉट लेके रखें, है ना, सब के सब एक साथ मैंने लिख दिए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे द CBI कोर्ट अलाउड the discharge petition of FR Puthuryal and High Court said that narco analysis was inadmissible as evidence। कह रहे CBI कोर्ट ने अलाउ किया डिस्चार्ज पिटीशन को, डिस्चार्ज करने की याचिका को इस बंदे की, और हाई कोर्ट ने कहा कि नार्को एनालिसिस जो है वो एडमिसिबल नहीं था एक एविडेंस के जैसे, है ना। नार्को एनालिसिस को आप एक एविडेंस बना के कोर्ट में पेश नहीं कर सकते हो, उससे सिर्फ हेल्प ले सकते हो, आपको पता लगे कौन सी चीज़ कहाँ छुपी हुई है, इसको आपको है ना एविडेंस नहीं बनाना है कोर्ट के अंदर। करे ड्यूरिंग द ट्रायल 8 of the 49 prosecution witnesses turned hostile, but a petty thief who had gone to the convent on the night of Abhiya's death stood his ground। ये बिल्कुल फिल्मी स्टोरी जैसा है। ट्रायल के दौरान है ना 49 में से 8 प्रोसिक्यूशन विटनेसेस, 49 में से 8 जो हैं, जो विटनेस हैं, जो गवाह हैं, वो बदल गए हॉस्टाइल होके। शुरू में तो वो गवाह बन के आए थे, बाद में अभय के लिए गवाही देना उन्होंने बंद कर दिया, है ना। बाद में उन्होंने बोला हमें नहीं पता इस केस के बारे में, हॉस्टाइल हो गए। लेकिन एक छोटा सा चोर, पैटी थीफ, जो गया था उस रात उस कॉन्वेंट में चोरी करने, अभय की डेथ की नाइट पे, वो अपना ग्राउंड स्टूड करके खड़ा रहा, वो अपनी जगह पे टस से मस नहीं हुआ। तो एक चोर ने बोला मैंने देखा है पूरा मर्डर होते हुए, एक पैटी थीफ है ना, छोटा मोटा चोर होता है जो, कह रहा उसकी वजह से पूरा जो केस जो है ना सुलझा है। इसने अपना ग्राउंड नहीं छोड़ा, 30 साल तक ये कोर्ट में कहता रहा कि इस मर्डर को मैंने बड़े अच्छे से देखा है। समझ गए। तो 49 में से 8 बदल गए, पर छोटा सा चोर था, उसने पूरा साथ दिया। फिल्मी स्टोरी जैसा ही है ना। हॉस्टाइल का मतलब होता है जो आपके साथ ना हो। टर्न्ड हॉस्टाइल हो गए जो विटनेस, तो वो आपके साथ में गवाही नहीं दे रहे हैं, आपके खिलाफ गवाही दे रहे हैं। कह रहे द केस विच एक्सपोज द फॉल्ट लाइन्स इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज फार फ्रॉम क्लोज्ड। कह रहे जो केस है ना, जिसने एक्सपोज कर दिया है, जिसने सबके सामने भंडाफोड़ कर दिया है फॉल्ट लाइंस का, दरारों का, क्रैक्स का हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, ये अभी भी बहुत दूर है क्लोज होने से। इस केस ने हमें बताया हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कितनी दरारें हैं, कितने लूप होल्स हैं, है ना। इसका एक सिनोनिम है लूप होल्स। कितने सारे लूप होल्स हैं, ये सब चीज़ें इसने कमियां हमारे जस्टिस सिस्टम की बताई हैं। अभी भी ये केस क्लोज नहीं हुआ है, 2-3 लोगों को सज़ा मिली है, लेकिन पूरी कहानी अभी भी किसी को नहीं पता है। कह रहे द चर्च हैज़ इश्यूड एन एम्बिवलेंट स्टेटमेंट एज द कॉन्विक्ट्स आर प्लानिंग टू गो इन अपील। चर्च ने भी इश्यू कर दिया है एक एम्बिवलेंट स्टेटमेंट को, एक ऐसी स्टेटमेंट को जो अनक्लियर है, और जो कॉन्विक्ट्स हैं, जो जिनको सज़ा मिलनी है, वो प्लान कर रहे हैं कि वो अपील करेंगे और आगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे। एम्बिवलेंट होती है जो दोनों तरफ जाए, लेफ्ट में भी राइट में भी। इसी के लिए अपने पास वर्ड है एम्बिग्यूअस
और इक्विवोकल। तीनों का मतलब है ऐसी चीज़ जो अनक्लियर हो, पहले मैं कुछ बोलूं और फिर मैं उसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर दूं, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, है ना। तो एम्बिवलेंट, अनइक्विवोकल, इक्विवोकल और एम्बिगुअस, तीनों का मतलब होता है जो चीज़ साफ या स्पष्ट ना हो, अनक्लियर हो, है ना। तीनों वर्ड सिनोनिम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह द सीबीआई इज ऑल्सो मूविंग कोर्ट चैलेंजिंग FR पुथुरी कृयाल्स डिस्चार्ज विदाउट ट्रायल। कह रहे सीबीआई भी मूव कर रही है कोर्ट में चैलेंज करने को इस पुथुरी कृयाल के डिस्चार्ज को बिना ट्रायल के, है ना। तो सीबीआई भी चाह रही है कि हम किसी बड़ी कोर्ट में जाएं और इस आदमी को डिस्चार्ज ना होने दें, इसके ऊपर फिर से एक ट्रायल चले, पूरा केस चले पुथुरी कृयाल पे। कह रहे बट द कन्विक्शन ब्रिंग्स होप दैट द पावरफुल एंड द इन्फ्लुएंशियल विल नॉट बी एबल टू गेट अवे विद मर्डर। कह रहे लेकिन जो ये कॉन्विक्शन है ये ब्रिंग करता है इस होप को, ये इस आशा को लाता है क्या, कि जो पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं, जो पावरफुल और प्रभाव वाले लोग हैं, वो एबल नहीं होंगे गेट अवे विद होने को, इस्केप करने को इस मर्डर के साथ। तो इस केस से हमें बहुत सारी नसीहतें मिली हैं कि आप कितने भी पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं, कितने भी बड़े प्रीस्ट हो सकते हैं, 30 साल बाद भी आपको अगर सज़ा मिलनी है ना तो मिलेगी, आप गेट अवे विद नहीं हो सकते हो जस्टिस सिस्टम से, है ना, सज़ा से। इसमें देखने वाली चीज़ लास्ट सेंटेंस में द पावरफुल और द इन्फ्लुएंशियल, ये है कॉमन प्लूरल नाउन। द प्लस में एडजेक्टिव जब लग जाए उसका मतलब होता है ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका सिंगुलर ही इसका प्लूरल वर्ब होगा, है ना। ये प्लूरल नाउन होता है और हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। इस केस के अंदर वर्ब तो ऐसे ही आने वाली थी क्योंकि मॉडल वर्ब है, अगर इसकी वर्ब आती मॉडल के अलावा कोई और तो वो प्लूरल आने वाली थी। चलिए बढ़ेंगे अपने क्विज की तरफ, है ना। सिंपल सा आज का ट्यूटोरियल, सिंपल सा क्विज। जरूर से एक लाइक दें, वीडियो को लाइक देना ना भूलें। चूज द करेक्ट कनेक्टिंग प्रेपोजिशन और कंजंक्शन टू एडजॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको करेक्ट प्रेपोजिशन को ढूंढना है ना। सेंटेंस क्या है आपके पास, द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ प्रेडिक्टिव हैवी रेन्स। मौसम विभाग ने प्रिडिक्ट किया है बहुत ही तूफानदार बारिश को। दूसरा सेंटेंस, द फैक्ट दैट द स्काई इज क्लीन टुडे। ये बात कि आज स्काई जो है बिल्कुल साफ है, आसमान में बिल्कुल भी बादल नहीं है। इन दोनों को जोड़ना है इन चारों में से एक से, है ना, एक या एक से ज़्यादा से भी आप जोड़ सकें। देखो पहला है इंस्पाइट ऑफ, इसका मतलब है बावजूद। दूसरा है डिस्पाइट ऑफ, इसका मतलब है बावजूद। तीसरा है नॉट विथस्टैंडिंग, इसका मतलब है बावजूद। इंस्टेड ऑफ का मतलब है बजाय, है ना, बजाय। सबसे पहली चीज़ डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता तो बी तो गलत है, बी को तो आप यूज़ कर ही नहीं सकते। अब यूज़ करोगे ए, सी या डी को। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस कैसे हैं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रिडिक्ट किया है हैवी रेन्स को, लेकिन आज जो है ना आसमान बिल्कुल साफ है। तो मुझे सेंटेंस को ऐसा बोलना चाहिए, बावजूद आसमान के साफ होने के, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बहुत तेज़ तूफानदार बारिश को प्रिडिक्ट किया है। समझ गए ना। तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, इंस्पाइट ऑफ, इसको यहाँ रखूँगा, इसके बाद रखूँगा इस वाले सेंटेंस को इंस्पाइट ऑफ दिस, है ना, और इसके बाद कॉमा लगाऊंगा और फिर रखूँगा इस वाले सेंटेंस को, तो इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द स्काई इज क्लीन टुडे द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ प्रेडिक्टेड हैवी रेन्स। तो इसमें आप कैपिटलाइज को स्मॉल कर देंगे लेटर्स को, है ना, तो ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो ये पहला सही है, पर इंस्पाइट ऑफ की जगह पे आप नॉट विथस्टैंडिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहला भी सही है और सी भी सही है ना, दोनों का मतलब एक ही है। ए और सी दोनों आपके आंसर्स हैं इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने वाले। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द फ्रेज बीट द रैप। इनमें से कौन सा रिलेटेड नहीं है इस फ्रेज से, है ना, बीट द रैप नाम के फ्रेज से। एक्चुअल में इसको रिलेटेड बना दो, अब बताओ इनमें से कौन सा ऐसा है जो रिलेटेड है बीट द रैप से, एज या आर, है ना, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हमारे पास वर्ड्स हैं, देखो बीट द रैप का मतलब है सजा पाए बिना बाइज्जत बरी हो जाना। फॉल्ट लाइन का मतलब होता है कमियां या दरारें। अरैन का मतलब होता है किसी के ऊपर आरोप लगाना। टेम्पर विद का मतलब होता है छेड़छाड़ करना। एम्बिवलेंट का मतलब होता है एम्बिगुअस हो, इक्विवोकल हो, जो बिल्कुल भी साफ ना हो। अब बचे क्या, गेट ऑफ स्कॉट फ्री मतलब बाइज्जत बरी होना। एक्सकल्पेट मतलब बाइज्जत बरी होना, है ना। देखो बीट द रैप जो है ना, इसके 3 सिनोनिम हो गए अपने पास, 3 वर्ड्स हो गए इससे रिलेटेड। पहला तो गेट ऑफ स्कॉट फ्री, दूसरा एक्सकल्पेट, दोनों सिनोनिम है, और अरेन इसका एंटोनिम है। समझ रहे हो, हमें रिलेटेड पूछना है, यहाँ पे सिनोनिम और एंटोनिम दोनों आ सकते हैं। तो सी डी और ई तीनों हमारे आंसर हैं। तो सी डी कहाँ आ रहा है, सेकंड वाले में, ये आपका आंसर हो गया।
चलिए सिंपल एडिटोरियल, सिंपल सा आज का क्विज। ज़रूर से एक लाइक और शेयर दें इस वीडियो को। मुलाकात लूँगा कल की वीडियो में। आपके लाइक्स बहुत मैटर करते हैं, कंजूसी ना किया करें। चलिए तब तक के लिए साइनिंग आउट।